जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या देख रहे थे हम? सब ठीक है? देखो क्या देख रहे थे हम देख रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, न्यूक्लिक एसिड एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जिसमें हमें क्या देखना था? न्यूक्लिक एसिड देख रहे थे, ये देख रहे थे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसको बनाता है? डीएनए आरएनए के बनता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो आज का गोल तुम्हें दिख रहा होगा, क्या पढ़ेंगे आज? जो रिमेनिंग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक बातें जो रह गई है, एक तो वो देखेंगे। दूसरी चीज, हमें जो पॉलीमरेज चेन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, कल मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा ना? देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो पहले लास्ट लेक्चर देख के आओ, ठीक है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मैंने कल आपको बता दिया, पॉली मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो पहले तो हम रिमेनिंग जो बच गया है उसको पूरा करते हैं, रिमेनिंग न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कितने घटकों से मिलकर बना था बताओ? 3 घटकों से। कौन कौन से? नाइट्रोजनी बेस और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। कल मैंने आपको पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शुगर था, दोनों प्रकार की, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस, उनमें डिफरेंस और कौन से में क्या पाया जाता है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, बताया था, देखा लास्ट लेक्चर में। दूसरी चीज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है और किस मतलब कौन से फॉर्मूले में रहता है, किसमें रहता है, किसमें रहता है? हमने क्या करा था, उसका जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर क्या रहता है? -3 चार्ज, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखो रिमेनिंग न्यूक्लिक एसिड में रह क्या गया? लास्ट में हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में जो हमने देखा वो ये देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड, दो टर्म होती है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सॉरी पहले एक साइड में लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दूसरी जो टर्म थी वो क्या थी? न्यूक्लियोटाइड, राइट? यही था, पढ़े हो कि नहीं? देखो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड तो 3 से मिलकर बनता है। पहले मेरे को तीनों घटक बता दो। नाइट्रोजन बेस से, दूसरा पेंटोस शुगर, शॉर्ट में ले लो, दूसरा, तीसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अब इनके मिलने को क्या बोलेंगे? इनके मिलने से ये बने दो टर्म। क्या है ये? देखो अगर न्यूक्लिक सॉरी ये जो नाइट्रोजन बेस है और जो फॉस्फेट सॉरी पेंटोस शुगर, क्या नाइट्रोजन बेस और जो पेंटोस शुगर है, अगर ये दोनों कनेक्ट है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, कौन से बंध से जुड़े होते हैं वो मैं देखते आ रहा। तो ये दोनों अगर जुड़े हैं ओनली, तब तो इसको तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब मैं बोलूं न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, क्या पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। देखो जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। एक हम ले लेते हैं एडेनिन। क्या एडेनिन एक कौन सा किस प्रकार का नाइट्रोजन बेस है? पिरिमिडीन, ठीक है। देखो एडेनिन को लेते हैं, एडेनिन की रिंग कितनी होगी? सिंगल रिंग होगी या डबल रिंग होगी एडेनिन की, बताओ? अरे एडेनिन की सिंगल रिंग होगी डबल रिंग होगी? देखो तो याद नहीं है क्या? ध्यान नहीं दिया। एक ही होगी पिरिमिडीन की, कैरेक्टर देखा नहीं क्या? पिरिमिडीन में हम क्या बोलते हैं? सिंगल रिंग होगी। अगर देखो तुम्हें ऐसे याद नहीं होता ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। पिरिमिडीन है, जो वर्ड है वो बड़ा है, प्यूरिन है वर्ड छोटा है, बट रिंग तो आती है इसके अंदर। और पिरिमिडीन में नाम बड़ा है बट रिंग एक आती है, ठीक है। और जैसे आप देखोगे भारत के अंदर, या देखिए पूरे भारत में देख लेते हैं, भारत में जो वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? सीधा नाम तो बोलती नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं? एजी, एडेनिन और गुआनिन,
याद है ना, ये याद रखो। नाम बढ़ाया तो रिंग एक होगी। और दूसरी चीज कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती है, नाम नहीं बोलती, पता ही होगा इतना तो, क्या बोलती है, एजी। तो एडनिन और गुआनिन वो इसी को देख के बोलती है, ठीक है। उनको पता था कि पिरिमिडिन के अंदर एडनिन और गुआनिन नाइट्रोजन बेस है, तो उस बेस के साथ तो देखो इससे याद रख सकते हो वैसे सिंपल। और प्यूरिन बाकी जो तीन बच गए साइटपी, वो जो बच गए थायमिन, यूरिसिल और साइटोसिन, यहाँ तक क्लियर। देखो अब एक हम बना लेते हैं कि कैसे कैसे बोल रहे हैं। देखो एक नाइट्रोजन बेस, ये मान लो एक एडेनिन जो पिरिमिडिन का सदस्य है, ये एडेनिन है, इससे क्या जुड़ जाता है, एक शुगर जुड़ गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। या तो इनको ये बोले कि एडेनिन और सुक्रोज है जो एक बंद के द्वारा जुड़ी हुई है, या हम बोले कि ये जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। दूसरा चीज न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ये टर्म कंप्लीट हो गई। इसको बोलेंगे नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ने पर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड, टाइड को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर। और अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, इसको क्या बोल देंगे, इस पूरे को न्यूक्लियोटाइड। अब कई बच्चों को क्या होता है कि सर इसमें दिक्कत आ जाती है कि न्यूक्लियोसाइड टाइड सारा एक सा ही है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखो इसके अंदर कितने हैं, न्यूक्लिक एसिड के कितने एलिमेंट है, दो है, नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट शुगर, सॉरी पेंटोस शुगर, यही है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट शुगर। और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। मतलब मेरे को टोटल एलिमेंट बताओ इसके अंदर, एलिमेंट क्या मतलब टोटल जो इसकी इकाइयां है किन किन से मिलकर बन रहा है वो कितनी है, 3। इसमें क्या है, 2। अब आपने इतनी तो इंग्लिश पढ़ी होगी कि 2 को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं क्या, और 3 को 3 भी बोलते होंगे, बोलते हैं। तो देखो 3 का टी का टी, सेकंड का एस, जिसके अंदर एस आ रहा है लास्ट के अंदर साइड एस, मतलब 2 होंगे शुरू वाले 2, ठीक है। और जिसके अंदर 3 आ रहे हैं, 3 बेसिक यूनिट्स आ रही है न्यूक्लियोटाइड की, सॉरी इसके न्यूक्लिक एसिड की, उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म को न्यूक्लियोटाइड। यहां तक क्लियर। अब याद रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, ध्यान से। और अगर तेज चल रहे हो बता दियो, धीरे तक चल, और वो इससे धीरे तो क्या ही होगा, हम न्यूक्लिक एसिड को 3 लेक्चर में पूरा करना है, ठीक है। कर लिया यहां तक, नोट कर लो एक बार। कर लिया। अब देखो, अब एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, किसकी, सारे न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोटाइड की, सब मिला के कैसे अरेंज होते हैं, कौन कौन सा बॉन्ड होता है, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। देखो बताते जाओ, ये तो क्या है, क्या है, एक पेंटोस शुगर है, ठीक है। अब इस शुगर में आप कौन सा ले सकते हो, डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो और राइबोज शुगर भी ले सकते हो, क्या, डीऑक्सीराइबोज भी ले सकते हो और राइबोज शुगर भी ले सकते हो। अभी हम ले रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी ले रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर में कितने कार्बन है, पहले मेरे को ये बता दो कितने हैं, अरे 5 कार्बन होते हैं ना, बताया था पेंटोस का, पेंट का 5 कार्बन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिंग के बाहर होता है, ठीक है। ये देखो, अब हम ये देखते हैं कि जो इसका 5 लास्ट कार्बन है, पेंटोस शुगर का जो लास्ट कार्बन होता है उस पे तो क्या जुड़ता है, और फर्स्ट कार्बन, फ्री तो यही है, 2 कार्बन लास्ट के अंदर, या तो ये इधर अपने हाथ, दोनों हाथ से जोड़ेगा, आ जाओ मेरे से बॉन्ड बना दोनों हाथ से, ठीक। तो इसलिए दोनों हाथ है, फर्स्ट एंड 5। तो ये दोनों हाथों से क्या करता है, इसके पास रिमेनिंग कितने रह गए, तो फॉस्फेट ग्रुप रह गए, ठीक है। एक क्या रह गया, पेंटोस शुगर, यही रहे हैं। तो अब ये दोनों किस साइड कैसे जुड़ेंगे, वो देखो। देखो जो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर H2O निकलेगा,
और ये किससे जुड़ेगा, नहीं पढ़ा मतलब याद नहीं, किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा नाइट्रोजनी बेस से। किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस से। पहला कार्बन जुड़ेगा नाइट्रोजनी बेस से। अरे सही है कि नहीं, पहला कार्बन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस से। और दूसरा का जो लास्ट का कार्बन है वो किससे जुड़ेगा, कितने नंबर का कार्बन है वो किससे जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप से। किससे जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। अब ये देखो नाइट्रोजनी बेस है, क्या है, नाइट्रोजनी बेस। इसमें कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, ये देख लो, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजनी बेस। और इसके बीच में जो जुड़ा हुआ है फॉस्फेट के शुगर के बीच में, इसको तो बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं बताओ, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा है क्या बोलेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, यही बोलेंगे, अरे यही बोलेंगे ना, बताओ रे, इसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फो एस्टर, और इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो इसको फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं, फॉस्फेट से जुड़ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप बना दो। फॉस्फेट ग्रुप कैसे बनेगा, इसके 3 तो फ्री वैलेंसी वो होगी, क्या होगी, देखो बनाते हैं वापस से। फॉस्फेट ग्रुप ये तो देखा था हमने, तो एक डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और ये किसके अंदर चला गया था, -3 के स्टेट के अंदर। क्यों चला गया -3 में, क्योंकि जो इसके हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए थे, इसके जो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए थे उनमें क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे H+ होता है, देखो पूरा देखो पूरी स्ट्रक्चर ऐसी थी। फिर हमने इसके इस 3 हाइड्रोजन रिमूव करवाए, तो कैसे हो, स्ट्रक्चर ऐसी रह गई थी ना। अरे हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है कि नहीं होता, +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पे। तब वो जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, अपनी छाप छोड़ के जाएगा ना नेगेटिव के रूप में। तो ये बस उसी को पूरा मिला के क्या बोल रहे हैं, PO कितने 4, कितने चार्ज बन रहे हैं टोटल, -3। आगे समझ में, देखो अब हम देखते हैं कि ये किससे कैसे जुड़ता है, शुगर से, शुगर से कैसे जुड़ता है। इसके अंदर ये वाला जो कार्बन होगा, सॉरी ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, बट ये अपने नेगेटिव को किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसका जो OH होता है ये तो रिमूव हो जाता है बॉन्ड के लिए, और ये बॉन्ड बन जाता है 5 कार्बन पे फॉस्फेट्स। और इसी बंद को हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और इसको नाइट्रोजनी बेस और फर्स्ट नंबर के कार्बन से मिलके, नाइट्रोजन बेस का, जैसे एडेनिन को हम देखते हैं, अगर एडेनिन को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे ये वाले रिंग, बड़ी वाली रिंग हो गई, ठीक है, ये कौन सी थी, इमिडोजोल वलय, कौन सी वजह थी, अरे कौन सी थी, इमिडोजोल वलय। इसका ये 9th नंबर कार्बन था, जिसमें हम नंबरिंग कहां से कर रहे थे, 9, 8, 7, 7 पे भी क्या था, कार्बन नाइट्रोजन था कि ना, 7 पे नाइट्रोजन था ना, और यहां नाइट्रोजन और यहां नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी थी। तो हमने इसके अंदर क्या बोला था, फिक्स जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये देखा था। इसके अलावा हमने एडेनिन के अंदर ऐड ऑन क्या किया था, एडेनिन में हमने बोला कि एडेनिन के अंदर नंबर 6 पे, किस पे, नंबर 6 पे क्या लग जाएगा, एक ऑक्सो ग्रुप, तो ये क्या बन गया, एडेनिन ग्रुप बन गया, सही है। तो अब जो ये और ये, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, तो ये इससे और इसका ये OH ये निकल जाते हैं किसके रूप में, वाटर के रूप में, ठीक है, और ये बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं, फिर क्या नाम बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे,
यहां तक अब हमें देखना क्या था कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड किस किस को बोल रहे हैं। देखो अगर ये पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, इसको तो क्या बोलेंगे न्यूक्लियो, बताओ कितने ग्रुप है इसके अंदर, एक और दो ही तो है। न्यूक्लिक एसिड की जो छोटी इकाई है जिससे घटक मिल मिल के बन रहा है, न्यूक्लिक एसिड जिससे बन रहा है, ये पेंटोज शुगर और ये नाइट्रोजन बेस है। तो इन दोनों पे कितने बड़े टोटल दो है, दो को मैंने क्या बोला था सेकंड बोलते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। अगर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लेते हैं तो हम ये अब इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अब इसके अंदर कितने वो रह गए, कितने एलिमेंट रह गए, थे कितने एलिमेंट ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए ना। कौन कौन से बताओ, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और बताओ फॉस्फेट ग्रुप। अरे हुआ कि नहीं, पूरा लिखो क्या, ये लो फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर होती है, आ रहा है समझ में, नोट कर दे इसको। अब हम देखो इसके साथ साथ एक चीज, ये तो पढ़ लिया हमने, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि जो एटीपी देखते हैं हम, क्या एटीपी क्या होती है, एटीपी क्या होती है, किसने इसकी खोज की, वो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि उसके भी नॉलेज दे दें। देख लिया, देखो सिंपल से एक चीज देख लो, एटीपी जो है उसकी सारी थ्योरम क्या है। एटीपी है, इसके फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कैसे बनाया, इसका ए उठाया, इसका टी उठाया, इसका पी उठाया और इसको बना दिया एटीपी। मतलब कितनी बड़ी बात बताइए ना, एटीपी ऐसे बना, ऐसे नहीं बना। एटीपी क्या है, एक एडिनोसिन जो न्यूक्लिक बेस है, क्या है, नाइट्रोजन बेस, सॉरी क्या है, एडिनोसिन एक नाइट्रोजन बेस है। इससे अगर क्या जुड़ता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहाँ नाइट्रोजन बेस है और ये एक पेंटोज शुगर, मान लो पेंटोज शुगर को हम ऐसे बना ही देते हैं, ठीक है। ये एक पेंटोज शुगर है, ये तो इसका 4th कार्बन होगा, इसका 5 नंबर का कार्बन होगा, इसको बोलेंगे CH2, ये इससे जुड़ गया, ठीक है। ये एक डिऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। यहां तक डाउट। अब यहां से क्या है, ये किससे जुड़ेगा, सॉरी गलत जोड़ दिया ना, इधर जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस से, और ये किससे जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से। तो अगर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको तो क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड तो बोल ही रहे हैं। बाकी ट्राई फॉस्फेट, अभी ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर एक फॉस्फेट और जोड़ दें, फिर इसको क्या बोलेंगे हम, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एक और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें, अब इसको बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब नाइट्रोजन बेस कौन सा जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन। यहाँ हम कई कई जगह जैसे प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो क्या प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर क्रेब्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल जो पढ़ते हैं, उसके अंदर कहीं जीटीपी निकलती है, नंबर 7वें पद में क्या निकलती है, सक्सेनिक जो एसिड होता है, सक्सेनिक कोएंजाइम जो होता है, वो सक्सेनिक एसिड में जब बदलता है तो वहां पे एक जीटीपी रिलीज होती है। जीटीपी क्यों होती है, क्योंकि वहां नाइट्रोजन बेस के रूप में कौन सा है, बताओ, गुआनिन होता है। कौन सा होता है, गुआनिन होता है, इसलिए वहां जीटीपी निकलती है। और गुआनिन यहाँ जुड़ा, ये पेंटोज शुगर, उसके साथ अगर ये 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोल देंगे, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बाकी यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। और एक चीज और देखो, एटीपी की खोज किसने की, बताओ बताओ, पता है कुछ, कार्ल, बताओ, लोहेमान, कार्ल लोहेमान ने की। क्लियर, किसने खोज की, कार्ल लोहेमान ने। अब देखो, अब जो एटीपी होता है
ये राइबोस शुगर से मिलके बन रहा है नाइट्रोजन बेस, राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट, तो इसको बोलते हैं एक राइबो न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है क्यों? राइबोस शुगर का क्या लेंगे, ये क्या है एक्चुअली डीऑक्सीराइबोस शुगर है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। बट राइबोस डीऑक्सीराइबोस राइबोस लेंगे, इसका मतलब शुगर, जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, ये तो फर्दर हमने बताया कि डीऑक्सीराइबोस में बोलते क्या कि हम क्या पढ़ेंगे, राइबोस शुगर पढ़नी है या डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, तो उससे तो राइबोस ले लिया। और न्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं, तीनों आ रहे, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सब पूरे को, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब एक चीज देख लो, वैसे तुम्हारे पास काम की है नहीं, फिर भी देख लो, जब एक जो एटीपी होती है ये किसका काम करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। बॉडी में क्या काम करती है, ऊर्जा की तो बनाती है। ऊर्जा की जो मुद्रा है एक तरीके से क्या है, मुद्रा, करेंसी है, ठीक है, जैसे हमारी रुपया है, वैसे बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए क्या होती है, एटीपी होती है। तो देखो एटीपी रिलीज, एटीपी जो होती है वो एक्चुअल में जो एनर्जी हमें देती है, प्रोवाइड करती है, वो कैसे करती है, नॉर्मल स्टेट में एटीपी जैसे ये बनके तैयार है हमारे पास, अब हमें चाहिए इसको तोड़ना है, और तोड़ के क्या करना है, हमें इससे एनर्जी लेनी है। तो देखो जब ये बॉन्ड, कौन सा, ये बॉन्ड जब टूटता है तो इससे 7300 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट से, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जब फर्स्ट फॉस्फेट, ये जो ये वाला फॉस्फेट इससे लास्ट तक, इस साइड से देखो लास्ट तक, बट हम काउंट कर रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर का फॉस्फेट ग्रुप है, बॉन्ड है। तो जब इसको तोड़ते हैं हम, तब इससे कितनी एनर्जी निकलती है, 7300 किलो कैलोरी, और सेम कैलोरी 7300 7300 कैलोरी, ये भी सेकंड से भी इतनी ऊर्जा निकलती है। इसलिए हम बोलते हैं जब तक एटीपी, जो एटीपी होती है, एटीपी में भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब उसका एक कार्बन टूट जाता है, एक फॉस्फेट जब अलग हो जाता है, तब भी उसकी ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है, 7300 मिल रही है। जब दूसरा टूट रहा है तब भी 7300 मिल रही है। बोले सर तीसरा टूटेगा तब कितनी हो रही, तो इससे मिलती है 3000 किलो किलो कैलोरी है ना, इसको सही बात है, किलो कैलोरी, ठीक है, इतनी ऊर्जा मिलती है। यहां तक कोई डाउट तो बता दो। एटीपी क्या होती है, ऊर्जा की एक मुद्रा होती है जो हमारे शरीर में काम करती है। दूसरी चीज खोज किसने की, कार्ल लोहमान ने की। एटीपी को एक राइबोन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड तीनों आ रहे हैं, राइबोस शुगर के साथ जोड़ रहा है इसलिए, ठीक है। लास्ट कार्बन को जब फॉस्फेट उसके साथ तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तब 7300 किलो कैलोरी और सेकंड से सेम एनर्जी, बट थर्ड से 3000 मिलती है। इसलिए इस थर्ड को मतलब जनरली तोड़ते ही नहीं है, क्योंकि इससे आगे फॉस्फेट जुड़ के वो वापस से क्या बना लेता है, एटीपी बना लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो अब देखते हैं हम सेकंड, फर्स्ट आज का जो गोल था वो कंप्लीट कर लिया हमने। न्यूक्लिक एसिड यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तीनों हमने उसके बेसिस पढ़ लिए, किस किस से वो मिलके बनता है, किस किस से बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमने पहले देखा नाइट्रोजन क्षार, उसके बाद में देखा हमने राइबोस शुगर, ठीक है, उसके बाद में देखा हमने फॉस्फेट ग्रुप, तीनों कंप्लीट। अब उन तीनों से मिलके क्या बना है, एक न्यूक्लिक एसिड। अब देखो जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, क्या जो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड को, टोटल न्यूक्लिक एसिड को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तो क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, क्या ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे, क्या डीएनए बनाएंगे एक्चुअल में तो, ठीक है। बट ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यही जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं। और जब ये पूरी एक संरचना एक बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स अगर एक सीधे लाइन में जुड़ जाते हैं, तो वो जुड़ने की जो प्रक्रिया होगी, और वो सीधे एक ही लाइन में जुड़ जाते हैं, ठीक है, सभी न्यूक्लियोटाइड्स एक लाइन में जुड़ जाते हैं, वो एक डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे उसको, क्या बन जाएगी, हमारे पास डीएनए की एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है बता दिया मैंने, नाइट्रोजन बेस
अभी पूरी स्ट्रक्चर बना के दिखाई। और क्या होगा, पेंटोज शुगर होगी, और क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब सेम दूसरा नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड्स होगी, ठीक है, ऐसे जुड़ के बना होता है। कितने हो गए ये, एक लाइन में जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हुए हैं, एक लाइन में जुड़े हुए सारे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये एक तरीके से एक प्राइमर बन गया, किसका, डीएनए का एक प्राइमर बन गया। तो अब एक चीज देखो, इस साइड का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, इसको 5 एंड का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो एक फ्री होगा आगे बॉन्डिंग करने के। इस साइड पे 3 नंबर पे क्या होगा, एक हमारे पास क्या फ्री होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH फर्स्ट नंबर का होगा, क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्री होगा। तो अब देखो जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट में कितना चार्ज होता है, -3 चार्ज होता है ना, होता है कि नहीं होता। अब अगर -3 चार्ज है किसी एलिमेंट या किसी जो भी यूनिट है, तो वो तो क्या होगा, पोलर होगा, ऑब्वियसली पोलर होगा। क्या होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों सेटिस्फाई है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये नॉन पोलर एंड है, ठीक है। कौन सा एंड है, नॉन पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड। तो ये क्या बन गया, अब देखो ये मैं बोल सकता हूँ, ये लो, ये सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ये बना दिए, ये क्या है, डीएनए का प्राइमर ऑफ डीएनए, डीएनए का एक प्राइमर है, हिंदी वालों के लिए स्टैंड बोलते हैं इसको, कि डीएनए का एक स्टैंड मिलके हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या, अगर ऐसे ही ये, अगर इसको हम क्या बोलेंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सीधा है, इसको इसलिए क्या बोल देंगे, ऐसे से मतलब समझ आते हैं, सिंगल, दूसरे एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, क्या, स्टैंड, एक ही स्टैंड। सीधा है तो क्या बोल देंगे, लीनियर, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, और है क्या ये एक्चुअल में, लीनियर, ठीक है। अगर इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा डीएनए आ जाता है, अगर इसके सामने दूसरा डीएनए आ जाता है, सेम ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक और संरचना बनाते हैं ऐसी, ठीक है, सेम ऐसी ही संरचना बनाते हैं। तो देखो ये जो होगा, जो मेन है, ये बैकबोन, ये तो कौन बनाता है, इसके इस साइड तो होता है फॉस्फेट, और ये जो बोन है ये है शुगर, ये तो इस साइड तो होता है फॉस्फेट और यहाँ है शुगर, ठीक है। अब इधर क्या होगा, शुगर के उस हाथ के, ये देखो ये जो ये शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है, ठीक है। तो इस शुगर के ऊपर वाले हाथ के पास में क्या है, फॉस्फेट है, नीचे वाले हाथ के पास क्या है, नाइट्रोजन बेस है, और ऐसा ही सेम इसके अंदर है, ये शुगर है, इसके इस हाथ के पास में क्या है, फॉस्फेट, तो इस हाथ के पास में क्या होगा, कोई नाइट्रोजन बेस होगा। अब नाइट्रोजन बेस के हम कॉम्प्लीमेंट्री में बता देता हूँ कि एडेनिन जो होता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध से, द्विव हाइड्रोजन बंध से, ठीक है। दूसरा गुआनिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है 3 बंध के द्वारा, ठीक है। अभी याद रखो, फिर आगे अलग अलग 4 आपकी जो थ्योरी होगी उसके अंदर हम आप देखेंगे सारा, ठीक है। तो एडेनिन हो, जैसे मान लो ऊपर वाले यहाँ पे ये शुगर है, इस फॉस्फेट पे, इस साथ पे फॉस्फेट है, इस साथ में कोई नाइट्रोजन बेस है, वो नाइट्रोजन बेस एडेनिन मान लो, यहाँ शुगर है, शुगर और फॉस्फेट इस साइड है, तो अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा। तो नाइट्रोजन बेस अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री आता है, मतलब एडेनिन के साथ इस, अगर ऊपर वाले स्टैंड पे एडेनिन है तो नीचे वाले स्टैंड पे यहाँ पे थाइमिन ही आएगा, और ये किस बंध से जुड़ेगा, द्विव बंध से। अब ये ऐसे ही बनते बनते, जैसे यहाँ कोई गुआनिन नाइट्रोजन सार आ गया और यहाँ पे साइटोसिन आ गया, ये 3 बंध से जुड़ जाएगा। फिर से अगर गुआनिन आ गया और साइटोसिन आ गया, 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बंध है, और इनके बीच में इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान से देख लेना कि फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड तो किनके बीच में होता है, इन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, किनके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और मैं बोलूं राइबोस शुगर और जो फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन जो पेंटोज शुगर और जो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तब क्या बोलोगे, ओनली फॉस्फो
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में ऐसी संरचना बनती है। ये न्यूक्लियोटाइड्स आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से सुगर आ जाएगी। इस बॉन्ड को बोलते हैं डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और अगर सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है, हो गया। तो अब तुम्हें ये बताओ, मेरे को तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं कि डीएनए की जो एक न्यूक्लियोटाइड की जो अगर एक ही लाइन में जुड़ जाते हैं, ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड एक सीधी लाइन में जुड़ जाते हैं किस बंध के द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो एक्चुअल में वो क्या बन गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। और उस स्ट्रैंड को 5' 3' इस पे 5 कार्बन जो 5' पे होगा वहां पे फॉस्फेट फ्री होगा। फॉस्फेट का ये होना होता है, इसलिए ये पोलर एंड होता है, ये नॉन पोलर एंड होता है, ये अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेटिस्फाई है OH ग्रुप, ठीक है। ये 3 होता है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, और छाप भी तो साथ ही साथ। तो मैं अगर ये बोलूं कि अगर लिख लिया होगा, देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, एक मिनट दोबारा देखते हैं। नाइट्रोजन बेस मिलकर एक डीएनए का ये प्राइमर बना दिया, इसी को क्या बोलेंगे, डीएनए की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई है। डीएनए की क्या हो गई, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई है। और अगर डीएनए का जो दूसरा प्राइमर है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट एडेनिन के उल्टे साइड कौन सा आएगा, थायमिन। ग्वानिन के उल्टे साइड कौन सा आएगा, साइटोसिन। जैसे देखो ये आ रहा है, दूसरा आता है ऐसे, और तुम्हें ये ध्रुवीयता तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, अपोजिट होती है। तो अगर यहाँ एडेनिन है, यहाँ देखो इधर देखो सी, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टी किस कौन से जुड़ेगा, दो से। ग्वानिन है यहाँ पे, तो ग्वानिन के अपोजिट में कौन सा आएगा, साइटोसिन, ठीक है, और साइटोसिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन। ऐसा ही होता है, अरे दिख रहा है, चाहे ये आ जाएगा तो ये से जुड़ेगा 3 बॉन्ड के द्वारा, ये आ जाए तो ये से जुड़ेगा 3 बॉन्ड के द्वारा। और ये बंध कौन सा है, हाइड्रोजन बंध है 3, और ये 2 हाइड्रोजन बंध। मैं बोलूं एडेनिन और थायमिन आपस में कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है, तो कितने हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है, 2 से। ग्वानिन और साइटोसिन किन से जुड़ता है, 3 से। क्लियर? तो यहाँ भी यही है। तो अब ये जो डीएनए के दोनों प्राइमर आके मिल गए, जुड़ गए, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए की द्वितीयक संरचना। क्या, द्वितीयक संरचना। ये डीएनए की सेकंड, एक तो क्या देखा हमने कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि डीएनए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उन्होंने बॉन्ड बना के, ये कंप्लीट है। अब ये कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए तैयार है, और फर्दर आगे अगली संस्कृति में करेक्टर ले जाने के लिए तैयार है, और हमारे बॉडी के अंदर जो भी करेक्टर है उनको मैनेज करने के लिए है। अब ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है, अब हो जाएगा स्टेबल। देखो हमने यहाँ अभी तक यहाँ तक जो पढ़ा है उसको कर लो एक बार पूरा क्लियर, क्योंकि ये हो गया न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट। और अगले जब लेक्चर आएगा उसमें हम चालू करेंगे प्रॉपर डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए कैसे क्या बनता है, डीएनए क्या क्या काम करता है, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है, उससे आगे ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, कोडॉन्स क्या होते हैं, वो सभी हम इसके अगले वाले लेक्चर में चलते हैं उसमें देखेंगे। बाकी यहाँ तक हमारा ये 3 लेक्चर का 0 लेवल बेस है, इसको क्लियर कर लिया मतलब डीएनए तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। और एक चीज तो तुम्हें बताया है, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने एग्रीकल्चर के टीचर विकास जी सर, जो यहाँ कोचिंग है मरुधरा एग्रो इंस्टीट्यूट से करके, इसके अंदर एग्रीकल्चर की जो क्लासेज है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाओ। और एग्रीकल्चर वाले बच्चे वहाँ से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ICAR की तैयारी के लिए वहाँ से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बायोलॉजी यहाँ चल रही है, ठीक है। तो पढ़ो आराम से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो, ठीक है, हम तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। काफ़ी बच्चे देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
सपोर्ट के लिए बोला हुआ है, थोड़ा करो, हम भी मेहनत कर रहे हैं। और देखते हैं आगे डीएनए के अंदर आगे पूरा प्रॉपर नो टेंशन रहो, पूरा जैसे अभी तक जितना याद करवाया ना उसको याद कर लो और वैसे वैसे याद करते जाओगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके।